So, hello, welcome बच्चों, welcome in Aura classes. Myself Dr. रोहित कुमार, SNMC आगरा. सो बेटा अब सर्दियां आ गई हैं और जैसे सर्दी पीक पे आना स्टार्ट होगी, मुझे पता है पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? इसलिए लेकिन पढ़ाई लिखाई को कम नहीं करना है और बहुत अच्छे से और वेल मेंटेन होके मेहनत करनी है. तो बच्चों जैसे कि आप इसके इंटरफेस पे देख ही रहे हो कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. तो हमने क्या किया है बेटा, एक पूरा एनसीईआरटी का बोर्ड के बच्चों के लिए, स्पेशली बोर्ड और नीट दोनों बच्चों के लिए है, कोई इशू नहीं है उसमें. स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के पूरे फुल क्वेश्चन कराए जाएंगे. और ये 17, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की संभावना बोर्ड के एग्जाम में और चूंकि नीट के भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है. तो बेटा ये क्वेश्चन बकायदा बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इन क्वेश्चंस को हम अपने, और इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा चैप्टर बेटा रिवाइज कर ले जाएंगे. आप मात्र ये क्वेश्चन भी करके चले गए ना अगर उसमें बायो के एग्जाम में, तो भी अच्छे खासे नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि हमें लास्ट में एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है और एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं. बच्चे ये सब क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं और यही तो है, इन्हीं क्वेश्चन में तो बोर्ड से आता है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म. तो यही क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आधे घंटे में पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर देंगे. तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है 12th का, क्योंकि बोर्ड 12th है तो हम 12th क्लास के टॉपिक कवर करेंगे. तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का. तो चलो बेटा शुरू करते हैं. तो देखो हम पहले क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स. और यही सबसे पहली हेडिंग होती है किसकी, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसकी सबसे पहली हेडिंग यही होती है कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप हैं. तो मैं ये मान चुका हूं कि आप लोग पहले से ही ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन करवा देंगे. बस यही क्वेश्चन है. अब चलो देखते हैं आगे. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है. तो हम पढ़ते हैं. देखो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर्स. रिप्रोडक्शन क्या है, फंडामेंटल फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. देखो बेटा आपने ना 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे 11th क्लास में. नहीं पढ़े होंगे तो बेटा हमारी यही वीडियो है एक ऑरा क्लासेस की, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा लिविंग नॉन लिविंग के बारे में. तो लिविंग और नॉन लिविंग की हमने जब बात की थी वहां बेटा, तो वहां पर हमने एक रिप्रोडक्शन भी एक क्राइटेरिया बताया था किसका, लिविंग का. लेकिन चूंकि रिप्रोडक्शन हमारा क्राइटेरिया एज अ कैरेक्टरिस्टिक नहीं था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन फिर भी वो लिविंग है. तो चलो खैर वो तो वहां की बात होगी, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्या है, आधारभूत है ये. ठीक है, किसी प्रोजेनी को एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन एक आधारभूत है. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जाहिर सी बात है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी तरह ही सिमिलर प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी किसी, जैसे कि मान के चलो एक घोड़ा है, घोड़े की या हॉर्स है, अब हॉर्स की प्रोजनी हॉर्स ही होगी ना, हॉर्स की प्रोजनी एलिफेंट तो नहीं हो सकती है. इसलिए यहाँ पर ये वर्ड का प्रयोग क्या है कि सिमिलर टू देम. तो रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का. एक आपको ये पॉइंट लिखना है. देखो जैसे ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट से बना के आप लिखोगे, इसकी मान के चलो एग्जाम में आया वाई रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो एग्जाम में आ गया. हालांकि 5 का तो नहीं आता, लेकिन 3 का भी अगर आ गया तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है. तो पहले तो क्या किया, ऐसे डॉट बना दिया, ये कुछ भी स्टार मार्क बना दिया, डॉट बना करके ये पॉइंट पहले लिख दिया कि रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूएशन नहीं करना है हमें. आगे क्या करना है, फिर एक और डॉट लगाना है वहीं पर ही, ताकि एग्जामिनर को पॉइंट दिखे आपको. देखो बेटा ज्यादा चीजें लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आप कितना कॉन्सेप्चुअल लिख के आ रहे हो. आजकल के टाइम पे किसी का समय नहीं है जो आपका पूरे पोथी लिख के वो पढ़े. आजकल का टाइम है कि सिर्फ टीचर देखे वो इंपॉर्टेंट चीज और सट से मारता है और बस आंसर मिल गया. 3 नंबर का क्वेश्चन मतलब 3 डॉट आपको लिख के आने हैं, 3 पॉइंट. तो ऐसे ही हर एक पॉइंट बना के आप लिखोगे. ठीक है, यही एग्जाम के तरीके हैं नंबर ग्रैब करने के. तो पढ़ते हैं. इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम. अपनी ही तरह ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन क्या करता है, इंश्योर करता है, मतलब श्योरिटी देता है कि आगे आपकी स्पीसीज कंटिन्यूटी हो जाएगी अगर आप
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस फॉलो करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये वेरियस स्पीसीज, अर्थ में जो वेरियस स्पीसीज हैं उनके कंटिन्यूएशन में मदद करता है, ठीक है। अब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, किसी ना किसी हर इंसान की एक एज लिमिट होती है। आपने देखो इसी चैप्टर में पैरेट की एज लिमिट पढ़ी, काऊ की एज लिमिट पढ़ी होगी, रोज की एज लिमिट पढ़ी होगी, है ना। अब मैं वो चीज़ यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ की एक एज लिमिट होती है, तो वो उस एज लिमिट में बेटा क्या है कि एक टाइम आने पर उसकी डेथ हो जाएगी। लाइफ स्पैन साइकिल होती है, वो डेथ हो जाएगी। तो अब जब डेथ हो जाएगी तो फिर उसकी तो वहाँ खत्म हो गया ना, फिर तो उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा फिर। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अपनी, देखो यहाँ लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को एग्जिस्ट नहीं रख पाएगी लंबे समय तक। उस समय तो चलो वो रुक जाएगी, लेकिन लंबे समय तक अपने आप को एग्जिस्ट नहीं रख पाएगी। तो ये है हमारे कि रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में क्यों एसेंशियल है। तो बेटा ये हो गया ये, और आप इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या पढ़ सकते हो, नहीं तो ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको डाल दूंगा, है ना, इसी में लिंक दे करके इसी वीडियो के नीचे। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कौन सा रिप्रोडक्शन बहुत बेटर मोड है। बहुत ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, मैच द कॉलम दे देते हैं कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का तुम्हारा आ जाता है बोर्ड के अंदर कभी कभी, और ये कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड के अंदर, ये कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस पूछ लेता है। तो डिफरेंस पूछ लेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और अगर बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसे पूछेगा तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला लाइन तो आप पॉइंट डाल के लिखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है ऑथर बुक का, जो एनसीईआरटी है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो वेरिएशन लाता है। अब देखो तुमने देखा होगा कि कोई फंजाई है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ा ही होगा ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या क्या होते हैं बेटा, अब 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन वो फ्यूज नहीं कर पाते, ठीक है, और वहां पर वेरिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती, है ना। वहां पर ये रिकॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। अभी रिकॉम्बिनेशन ये सब आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल साइकिल में रिकॉम्बिनेशन नाम की चीज नहीं होती वहां पर। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी नहीं होती। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसकी सपोज दैट इसकी कोई बैक्टीरिया है, अब उस बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस दूसरे बैक्टीरिया में वेरिएशन नहीं आता, है ना। लाइफ के आगे के उसमें जाने के लिए उसको वेरिएशंस नहीं आते। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमारे इसमें क्या है, अब जैसे कोई एक्स पर्सन है, उसके मदर फादर है, तो उसकी मदर किसी दूसरी जनरेशन की है, फादर कोई दूसरी जनरेशन के हैं, तो इन दोनों के जीन्स आपस में, डीएनए आपस में रिकॉम्बाइन करेंगे और एक नया डीएनए का निर्माण होगा। तो जो इनके कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर, इन दोनों के कैरेक्टर का एक मिला जुला ये मिक्सचर होगा। तो ये जाहिर सी बात है, इनके जो अच्छे कैरेक्टर है और इनके जो अच्छे कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर्स का काफी अच्छा मिला जुला वो है, तो वेरिएशंस दिखाई दी हमें। नहीं तो ऐसे तो हम भी अपने एकदम एग्जैक्ट पापा की तरह दिखते हैं, एग्जैक्ट मम्मी की तरह दिखते हैं, हम भी क्लोन बन जाते, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि सबके बच्चे एक ही समान जैसे दिख रहे हैं, सबकी हर चीज एक ही समान जैसे दिख रही है। तो वेरिएशन लाता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे मेन बात है वेरिएशन। और देखो वेरिएशन ही जीवन का आधारभूत है। जब तक अगर आप में वेरिएशन नहीं आएगा, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे, लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पाएगी जब तक आप वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे आपके अंदर। और आप बोलोगे कि बैक्टीरिया भी तो काफी लॉन्ग टाइम से जीवित होते आ रहे हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं। वो बेटा अडेप्टेशन नाम की चीज होती है, क्योंकि साइंटिस्ट ने थ्योरीज बहुत निकाली थी, वेरिएशंस, अडेप्टेशन। तो एक अडेप्टेशन नाम की भी चीज होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीजों में, रेसिस में हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे थे। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम है क्या है, वेरिएशन लाना, मतलब डिफरेंट चीजों को वेरिएशन में कन्वर्ट करना, कि हाँ कोई ना कोई डिफरेंट स्पीसीज निकल के आना। डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, टिपिकली 1 ऑफ ईच सेक्स। देखो क्या बोला कि
कॉम्बिनेशन करता है डीएनए फ्रॉम दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को कंबाइन करता है, और टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, हर एक सेक्स में से, मतलब एक मेल और एक फीमेल इनका क्रॉस होता है, तो इसका जो डीएनए है और इसका जो डीएनए है, ये दोनों मिलके एक नया डीएनए का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो यही चीज है। अब देखो क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैंने बोला था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इंपॉर्टेंट है ये कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स, जो वेरिएंट्स बनाते हैं। वेरिएंट्स मतलब अपने से अलग स्पीसीज सेम होती है, मतलब इसकी हम इंसान है तो वो भी इंसान ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा चेहरा और उसका चेहरा एकदम सेम होगा। कुछ हद तक सेम होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम क्लोन बना दिया कि जेनेटिकली एकदम सेम कर दिया हम, नहीं। अगर जेनेटिकली भी कुछ सिमिलर है तो कुछ हद तक ही सिमिलर है, कुछ ना 0.1 या 1%, 2%, 3% हम डिफरेंट ही रहेंगे अपने भाई से, अपनी बहनों से। अब क्या है, विच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड टू देमसेल्फ। देखो क्या लिखा है कि अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल नहीं होते, है ना, और अपने भाइयों से या अपने जो आसपास जो भाई बहन है उनके से भी आइडेंटिकल नहीं होते। देखो, एंड टू देमसेल्फ, है ना, अपने पेरेंट्स से, अपने देमसेल्फ, अपने आप से भी, अपने भाइयों से भी, जो तुम्हारे भाई बहन है उनसे भी हम डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल मतलब सेम, एकदम सब कुछ सेम, जेनेटिकली भी सेम, वो नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दिस वेरिएशन अलाउ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट टू चेंज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। और यही मैंने बताया था ना कि आपको कि यही जो चेंजिंग है और यही जो वेरिएशंस हैं, ये हमें जो लगातार हमारे जो इन्वायरमेंट, जो हमारा लगातार पर्यावरण बदल रहा है, उन बदलते पर्यावरण से हमसे हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें रेजिस्टेंट चीज़ों को डेवलप करवाते हैं, पावर्स, और दिमाग की भी ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग लेवल के वेरिएशंस होते हैं, तो वो कौन सा अच्छा है, कौन से बुरे वेरिएशंस, और यही वेरिएशंस हमें इन्वायरमेंट के अच्छे और चैलेंजिंग फैक्टर्स को फेस करने में मदद करते हैं। अब देखो, ऑल्सो इट led to the evolutions of better suited organisms which ensures greater survival of the species, है ना। और ये इवोल्यूशन भी लाते हैं, है ना। इवोल्यूशन में जैसे कि अब हम लोग की प्रोजेनी पहले कहाँ से, रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस, ये सब आए थे, फिर हम वानरों से उत्पन्न होते होते धीरे धीरे, है ना। ये सब ड्रायोपेथिकस पढ़ोगे आप 12th के आगे, उसमें इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना, शायद मैं भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, फिर रामापेथिकस से हमारी ऑस्ट्रोपेथिकस, निएंडरथैलमैन, ये सारी प्रोजेनी आई। तो धीरे धीरे डिफरेंट अडप्ट करते हुए तो हम आए। जो अडप्ट नहीं कर पाए वो प्रोजेनी मर गई, और जो प्रोजेनी अडप्ट कर गई, जो वेरिएशन में आ गए, जो इवोल्यूशन में आ गए, वो जिंदा रहे। जैसे कि हम लोग बहुत सुपर एडवांस हैं, है ना, मॉडर्न होमोसेपियंस हैं हम लोग। तो क्या है कि तो हम लोग एडवांस हुए, वेरिएशन हुआ उन रामापेथिकस में, तभी तो हम लोग अच्छे आज ये ऐसे हुए हैं। ड्रायोपेथिकस में इतना वेरिएशन नहीं पाया गया। तो देखो, विच एंश्योर ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, जो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ग्रेटर एंश्योर करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटल और नो वेरिएशंस एट ऑल। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं होता, वेरिएशंस नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, और बहुत लिटल, वेरी लिटल लिखा है, और नो वेरिएशंस, बहुत छोटे होते हैं और उनको कंसिडर भी नहीं करा जाता है ना बेटा। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस एज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट एंड देमसेल्फ। और जिसके कारण जब वेरिएशन नहीं होंगे, जब कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे, खत्म। तो देखो बेटा, आपको ना ये एज इट इज आप ये लर्न कर लेना पूरा ये, और एज इट इज पॉइंट वाइज लिख के आना, है ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये आपके बोर्ड में, और एज इट इज लिख के आना। और नीट वाले बच्चों के अंदर लिए भी इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, जैसे कि फ्यूजन नहीं करते, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज नहीं होते गैमेट्स, ठीक है, और वेरिएशंस नहीं होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। अब चलो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें, कोई इशू नहीं है, जल्दी कर लेंगे। अब देखो, वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर रिफर्ड टू एज अ क्लोन। मैंने अभी आपको इससे पहले सारे क्वेश्चन इंटररिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन जो करवाया था इसमें मैंने ये तो बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, इसी वजह से फिर वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीसीज होती है वो अपने आइडेंटिकल होते हैं अपने भाई बहनों से, या अपने जो पेरेंट्स की प्रोजेनी होती है ना, उनसे आइडेंटिकल होते हैं सारे के सारे। तो क्यों होते हैं, देखो लिखा है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज अ क्लोन। अब क्लोन पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लोन क्या होता है। अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। मैंने क्या बोला, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी आवरण, और जेनेटिकली। अब देखो यहाँ साइंटिस्ट ने मॉर्फोलॉजिकली क्यों लगाया, साइंटिस्ट ने मॉर्फोलॉजिकली बेटा इसलिए लगाया
क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली तो हम भी अपने भाई से सिमिलर हो सकते हैं, जुड़वा भाई होते नहीं है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं जुड़वा भाई, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन वो क्लोन नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। जेनेटिकली मतलब उनके जीन कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, है ना। उनके जीन पे कोई कोई चीज यहाँ तक आंखों कलर तक सब लोगों का सेम होता है, उनका हर चीज सेम होती है, लेकिन उनके जो जेनेटिक वेरिएशन है जो जीन्स लेवल पे है ना, वो अलग होते हैं। उनकी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी अलग वर्क करेगी, इनकी अलग वर्क करेगी, तो सिस्टम उनके कहीं ना कहीं अलग होते हैं, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों दोनों मॉर्फोलॉजिकली तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर है जेनेटिकली। तो कौन होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं। लेकिन क्लोन क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो ये तो बेटा क्लोन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद करके जानी पड़ेगी। इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। मैंने 1000 बार ये बात बता दी है आपको कि मेल एंड फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देखो, हालांकि ये बात कहना ना कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होने के बाद भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहलाता है। ठीक है, हालांकि ये बहुत थोड़ी सी अपर लेवल की बात चली जाती है। हमारे जब नीट का टाइम था तब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कोचिंग के अंदर, तब मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन क्लियर हो गया था। मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसको अच्छी तरीके से। अभी अपने लेवल बस ये समझो कि सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब देखो, एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग इज सो प्रोड्यूस आज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड दस आर कॉल्ड क्लोन्स। क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, हालांकि एनसीईआरटी ने अपने लेवल पे तो बता दिया है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जब सिंगल पेरेंट ही है तो कहाँ से कोई दूसरा डीएनए या दूसरा जीन आ जाएगा जो आपस में मैच हो जाएंगे। देखो, अब एक सिंगल पेरेंट है, मान के चलो एक ही पेरेंट है ना, अब इससे जो प्रोजेनी निकलेगी वो एकदम इसी की तरह निकलेगी, क्लोन निकलेगी। क्यों? अगर दो पेरेंट होते, मान के चलो दो पेरेंट होते, तो ये दोनों आपस में क्रॉस कर जाते, तभी प्रोजेनी अलग आ जाती, तभी प्रोजेनी अलग आ जाती है ना। लेकिन अभी तो क्या ये प्रोजेनी सेम है, क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट है। अगर दो पेरेंट होते तो इसका डीएनए होता, इसका डीएनए होता, दोनों मिलकर के कोई नई प्रोजेनी मिक्सर कुछ बनाते हैं ना। तो ये एनसीईआरटी लेवल पे ये लिखती है कि ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होने के कारण ये क्लोन होते हैं और जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझने की थी। अब चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब सारी चीज बहुत सिमिलर है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई इज दी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। क्या ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न होती है वो उसके बेटर चांस, उसके ज़्यादा चांस रहते हैं कि उसकी सर्वाइबिलिटी अच्छी हो? क्या ये हमेशा सत्य कथन है? अब देखते हैं सत्य कथन है कि नहीं है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंदी है, और बहुत अच्छी तरीके से समझना क्यों है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, हम पढ़ चुके हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ध्यान रखना, इस सिस्टम में फ्यूजन नहीं होता। These fusions allows the formation of new variants, और ये फ्यूजन नए वेरिएशन बनाता है by the combination of the DNA from the two different member of the species। ये मैं बता चुका हूँ कि दो different member of the species की फॉर्म हो जाता है फॉर्मेशन। The variation allow the individual to adapt under varied environmental condition। अभी मैंने बताया ना कि इन वेरिएशन की वजह से जो आपके चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें आपको सर्वाइव करने में मदद मिलती है। However, it is not always necessary that offspring produced due to sexual reproduction हैज बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। और लेकिन ये हमेशा ही ट्रू नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी प्रोजनी बनेगी या जो भी प्रोजनी आएगी, वो ऐसा नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी आ रही है वो हमेशा ही अच्छी या फिर उसके बेटर चांस है सर्वाइबिलिटी के लिए। ये कथन हमेशा ट्रू नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीसीज आई है वो हमेशा ही बेटर सर्वाइव करे। तो अब देखते हैं, हालांकि सब कुछ देखो, अब वेरिएशन आ रहे हैं, सारी चीज आ रहे हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से भी बचा रहा है, तो हमको तो ऐसा लगना चाहिए ना कि बेटर होंगी सारी स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अब पढ़ते हैं क्यों नहीं है, क्यों वो स्टेटमेंट गलत है। गलत, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजेस फॉर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेटर टेक्निक नहीं है। जैसे सपोज दैट मैं बात करूं
इसकी आपकी स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स में क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम क्रिएट करते हैं, है ना, प्लाज्मोडियम क्रिएट करते हैं, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, सॉरी फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन क्रिएट करते हैं। फंजाई की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, फंजाई और बैक्टीरिया की बात में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि फंजाई और बैक्टीरिया अपनी क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब जब वो बहुत वैसी हार्श कंडीशन में आती हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में या फिर जहाँ पर उनको अच्छा हैबिटेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। तो सारी स्पीसीज के लिए है, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है या उससे पैदा होने वाली प्रोजेनी बहुत बेस्ट होगी या उसके सर्वाइवलिटी चांस ज़्यादा होंगे, नहीं, सारों के लिए ये कंडीशन बेटर नहीं है। कुछ सब्सटेंस है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन उन लोगों के लिए अच्छा होता है। इसकी कौन एग्जाम्पल, फंजाई और बैक्टीरिया के, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल फंजाई प्लस बैक्टीरिया, है ना, ये दोनों क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छे से निभाते हैं, सॉरी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके लिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इंडिविजुअल हाउ डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मान के चलो कोई इंडिविजुअल है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा सकता, उनके लिए अनदर प्लेस एंड आर वेल सेटल इन द इन्वायरमेंट, और वो उस इन्वायरमेंट में वेल सेटल है और वो इधर से उधर मूव भी नहीं कर सकता, तो जब जाहिर सी बात है एक इधर है तो ये मूव करके नहीं आ सकते ना, और वो उस इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी तरीके से रह सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, अरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको मूव करना पड़ेगा सारी चीजें, तो क्या मतलब उस चीज से, तो इसलिए ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट एंड क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल, और ये भी सही, देखो यार हर चीज के अपने कॉन्स और प्रॉस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने वो हैं फायदे हैं भाई, उनको वेल प्रोटेक्शन मिल जाती है अच्छी तरीके से, पेरेंटल केयर मिल जाती है बहुत अच्छी तरीके से, तो वो सब उसके फायदे हैं। लेकिन एसेक्सुअल क्या है, बहुत फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है और बहुत क्विकली हो जाता है ना, वो सब चीज़ें, तो ये इसके थोड़े फायदे भी हैं। विच डज नॉट कंज्यूम मच टाइम एंड एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो ओवरऑल सारी चीज़ें जो आई ना यहाँ पर एनर्जी रिलेटेड आई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही थी, फायदे मिल रहे थे, वेरिएशंस हो रहा था, सारी चीज़ हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा था बेटा, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। लेकिन एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है, एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रही, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, तो ये हमारे फायदे हो गए। और ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आना आप सारी की सारी चीज़ें, है ना, आप एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं सारे ये, और आप आराम से एज इट इज़ यही लिख के आ जाओगे ना, इतना पैराग्राफ भी, तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। अब देखो मैंने आपसे बोला था ना, ये सब सारी चीज़ इंटर रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन में ही पढ़ोगे ना, ऊपर के जो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन समझा दिए ना, उन्हीं एक दो क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हीं वो जो ऊपर के 2-3 क्वेश्चन समझाए ना, मैंने उसमें पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाल दिया है। वो 2 क्वेश्चन कर लिए, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से सुन लोगे आप स्टार्टिंग की वीडियो, वही एकदम फर्स्ट क्लास पूरा हो जाएगा। अब देखो, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सिंपल है, अभी पता ना क्लोन की बात हुई थी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी है वो डिफरेंट कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो बस वही चीज देखो पढ़ते हैं, प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है क्योंकि डिफरेंस का है ये, है ना, अगर 2 डिफरेंस पूछ लिए, 3 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी में डिफरेंट क्या है कि डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, पहले बता चुका हूं मैं, जल्दी पढ़ते हैं इस चीज को। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। और सेक्सुअल पढ़ लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं इंडिविजुअल में, और टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स से आते हैं, एक सेक्स से एक आता है, एक सेक्स से एक आता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम, और जो इस टाइप से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो आइडेंटिकल नहीं होते। देखो सीधी सीधी मोटी मोटी बात, ए सेक्सुअल में क्या था कि फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट नहीं होते हैं, बट गैमेट्स बनते हैं। सेक्सुअल में क्या था, गैमेट्स बनते हैं लेकिन फ्यूजन होता है। दूसरी बात, इसमें वेरिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें वेरिएशन नाम की चीज होती है, डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे कि हमारा ये है अर्थवॉर्म है सिंगल पेरेंट, लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट उससे है, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है, हालांकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब देखो इसमें क्या बताया था मैंने
कि इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल और आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं जिसे हम क्लोन बोलते हैं। इसमें वेरिएशन पाई जाती है और इसमें क्लोन नाम की कोई चीज़ नहीं बनती है। इसमें अपने पेरेंट्स से और अपने देमसेल्फ से दोनों से अलग होते हैं, बस ये है। अब देखो, ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस डू नॉट शो वेरिएशंस एंड आर कॉल्ड क्लोन्स। जो ऑफस्प्रिंग में जिसमें वेरिएशन नहीं होता उन्हें क्लोन्स बोलते हैं, और इनमें ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस शो वेरिएशंस एंड फ्रॉम ईच अदर एंड देमसेल्फ। बता चुका हूं मैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप बस यही करके चले गए ना, यही एक वीडियो देख के चले गए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। आपको बहुत ऐसे कहीं भागा दौड़ी भी करनी नहीं पड़ेगी। 1 घंटा 1.5 घंटा कोई इशू नहीं, 2 की स्पीड भी देखोगे तो आपको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं आता, इन्हीं क्वेश्चन में से ही 100% एक नए क्वेश्चन उठ के बोर्ड में जाएगा, है ना। अब देखो, डिस्टिंग्विश एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट बताने के लिए पूछा है मैंने, अभी पिछले भी 3 4 5 6 और बता दी डिफरेंस। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि जो वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल नहीं सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं ना सेक्सुअल के डिफरेंस, वहां पढ़ लिए, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, हर कहीं बात करी जा रही है फ्यूजन की। ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है। इट रिक्वायर टू यूजुअली डिफरेंट इंडिविजुअल, 2 होते हैं, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल चलेगा। इसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड सो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बता चुका हूँ, आइडेंटिकल चीजें प्रोड्यूस नहीं करते, वेरिएशन रखते हैं। दिस इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड देयर हैंड्स आर कॉल्ड क्लोन्स। ये सेक्सुअल वाले में क्लोन बनते हैं। अब देखो, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कह दी इन्होंने, इंपॉर्टेंट बात कह दी कि प्लांट्स में ऑलमोस्ट, प्लांट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं, है ना। एनिमलिया ग्रुप में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ तक पाए जाते हैं, टीनोफोरा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, यहाँ तक ही पाए जाते हैं। उसके आगे वाले ग्रुप में, एनिमलिया ग्रुप में, फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आर कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंजाई। और सिंपल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसकी एल्गी फंजाई होगी, उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में दोनों पाए जाते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एक बात तो छूट ही गई, ये रही ना वो बात, कौन सी है, कि ये एक स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये एक फास्ट प्रोसेस है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कुछ पता नहीं है 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं ना, ये 2 क्वेश्चन पड़ जाते हैं कि चूज आइदर ये करो और या तो ये करो, है ना। तो 5 और इसमें भी 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। अब देखो, हम पता कैसे करेंगे, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस। अब उसने बोला ना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्यों आता है, तो देखो पहले बात हमने क्या बताई थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वही बात आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी, प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो नीट वाले बच्चों भी इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में क्यों आता है। देखो ध्यान सुनो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस जिसमें नए प्लांट को उत्पन्न किया जाता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड स्पोर्स। तो पहली बात तुमको क्या सीखने को मिली कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन में सीड्स और स्पोर्स नहीं बनते हैं, ना ही बीज का निर्माण होता है, ना ही स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीट से रिलेटेड बच्चों के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट थ्रू सर्टेन वेजिटेटिव पार्ट सच एज राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब एटसेट्रा। आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। उसके अंदर क्या था कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना, इसके आपने रोज देखा है, उसकी टहनी काट के लगा दोगे, है ना, तो रोज पूरा का पूरा पेड़ उगाता है। उनकी क्या होता है ना, स्टेम सेल्स होती हैं, टोटीपोरेंट सेल होती हैं। वो स्टेम सेल क्या होती हैं, अपने आप को रीजनरेट करने की पूरी क्षमता रखती है। मतलब पूरा एक पार्ट वो टोटीपोरेंट पार्ट होता है। टोटीपोरेंट पार्ट मतलब ऐसी कोई चीज जिसका पावर हो अपने आप को रीजनरेट करने की, तो वो पूरी प्लांट रीजनरेट कर देती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। तो उस टोटीपोटेंसी के कारण वो टोटीपोटेंसी के कारण अपने आप को पूरा रीजनरेट करते हैं, और इसको स्टेम सेल ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो
ये कुछ सेल्स हैं, देखो राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, ये कुछ ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, कुछ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनको आप निकालोगे, बोओगे, वो अपने आप पूरा प्लांट बना देगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आगे ना बात वही कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता ही नहीं है बेटा, सारी चीजें फ्यूजन पे ही डिपेंड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहीं भी जिक्र चल जाए, पहले दिमाग में आना चाहिए कि फ्यूजन नॉन फ्यूजन। अगर आपने इतना लिख के आ गए ना और एग्जामिनर ने ये चीज आपकी चेक की ना, तो आपका एक नंबर नहीं काट सकता वो बिल्कुल भी, अगर आपने फ्यूजन और नॉन फ्यूजन वाली बात है। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट निकाले, सटाक से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मिलेगा, वो लाइन नहीं पड़ेगा बड़ी वाली, वो सिर्फ देखेगा फ्यूजन नॉन फ्यूजन लिखा, आंसर मारेगा और सीधा नंबर दे देगा, है ना। इट डज नॉट, क्योंकि हाथों से तो कॉपी चेक होती हैं, थोड़ी ना उसमें डल के कॉपी चेक हो जाती है। ये नीट का थोड़ी पैटर्न है, बोर्ड का है ना। टीचर अपने हाथों से कॉपी चेक करता है, अब टीचर भी इरिटेट हो जाता है इतना लंबा लंबा पढ़ने में। छोटे छोटे शॉर्ट्स पॉइंट लिखो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। कोई ऐसा नहीं कि 10 कॉपी भर दी, 4 कॉपी 5 कॉपी, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। वो ट्रेंड चेंज हो गया अब कि बहुत सारी लिख के आ रहे हैं पोथियाँ। सिर्फ पॉइंट लिखो, टीचर को भी अच्छा लगे लिखने पढ़ने में कि हाँ इसने पॉइंट लिखे हैं, 60 कॉपी चेक करे, आपको नंबर दे, ठीक है। लेकिन पॉइंट जरूर लिख के आना, पॉइंट बना के लिखना, एकदम पोथी नहीं लिख देनी, पॉइंट में लिख के आना। कम लिखो, पॉइंट अच्छा लिखो। गैमेट्स आर एंड रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डाल दिया किसी वेजिटेटिव को। हेंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। और देखो वही चीज है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, गिव 2 सुटेबल एग्जांपल्स, है ना। अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, पढ़ लेते हैं, चलो एक बार रीडिंग मार लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। देखो क्या लिखा है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से थे, राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबर्स हो गया, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स थे प्लांट के। इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ये क्या है, सीड के उसके प्रोडक्शन में काम नहीं करते। इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्ट्स, इसमें सीड्स और स्पोर्ट्स नहीं बनते हैं ना इसमें। एंड प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट के प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एस राइजोम, रनर, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, है ना, सब बात वही है, राइजिंग न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल देखो, आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आई, है ना। देखो ये आ गया ना, अरे आलू तो देखा होगा खेत के अंदर, आइज ऑफ पोटैटो, देखा आलू, आलू के बाद छोटे छोटे आइस हो जाते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, ये क्या, ये वो है न्यू प्लांटलेट है ये, और यहाँ पर है ये आइज ऑफ पोटैटो। देखो यहाँ लिखा है ये आइज, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये आइज है, आइज, ये पोटैटो की आंखें हैं, आइज, है ना। यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, EYES, यहाँ पर होती है छोटी सी, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, देखो ये सब आइज ही हैं, ये जहाँ से ये निकल रहे हैं ना, ये सब आइज हैं। चलो, द सरफेस ऑफ पोटैटो हैव सेवरल बर्ड्स, जिसे हम आइज बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स क्या होती है, अनओपन फ्लावर, जो ओपन नहीं होता, ठीक है, वो बर्ड्स कहलाता है। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स के अंदर टोटीपोटेंट सेल होती है, स्टेम सेल्स होती है, जो पूरे प्लांट को ग्रो करने में मदद करती हैं। सबकी बर्ड्स नहीं, कुछ चुनिंदा प्लांट्स की। each of these birds when buried into soil develop a new plants which is identical to the parents। अब वन पेरेंट्स का आइडियल, क्यों पेरेंट्स का आइडियल क्यों हुआ भाई, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसी वजह से पेरेंट के आइडेंटिकल होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो बर्ड्स, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम एक ऐसी पत्ती आती है, इसमें देखो अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ब्रायोफिलम का भी चित्र दिया होगा, नहीं दिया इन्होंने चित्र, हाँ देखो दे रखा है, ये रहा, है ना। देखो थ्योरी में कुछ नहीं लिखा है, द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट्स बियर सेवरल एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब एडवेंटिशियस बर्ड्स जो किसी दूसरे पार्ट्स पे ग्रो कर जाए ना, ऑन देयर मार्जिन्स, उनके मार्जिन में ग्रो करती है। दीज लीफ बर्ड्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप इनटू टाइनी प्लांट्स व्हेन द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड कम टू कॉन्ट्रीब्यूट मॉइस्ट सॉइल्स। अब देखो वही चीज़ है ना, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका डायग्राम भी बहुत अच्छा प्यारा सा डायग्राम बना रखा है इन लोगों ने। देखो ये रहा एडवेंटिशियस बर्ड, ये रहा, है ना, ग्रीन है ना तो ग्रीन ही करते हैं। ये रहा एडवेंटिशियस बर्ड, ये रही है ना, ये है एडवेंटिशियस बर्ड। अब ये क्या करती है बर्ड, ये यहाँ से इसकी लीफ की मार्जिन पे ग्रो होती है, ये जो पत्ता है ना इसकी ना साइड से ग्रो करती है लीफ की मार्जिन से, और फिर ये पत्ता यहाँ से टूट के जमीन पे गिरता है, यहाँ सॉइल आ गई, ये बन गया आपकी सॉइल, सॉइल का कलर ले लो, ये बन गया आपकी सॉइल, है ना। अब इस सॉइल में क्या होता है, ये पत्ता टूट के गिरता है, ये आके पत्ता आपके टूटे गिर गया ये यहाँ से, और ये पत्ता टूटे गिरने के बाद क्या होता है, एक प्लांट ग्रो कर लेता है ना, ये पूरा प्लांट ग्रो हो गया, ब्रायोफिलम की लीफ होती और ये पूरा प्लांट ग्रो हो गया, ठीक है।
तो बेटा ये आपका वो हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है जोइनल फेस, रिप्रोडक्शन फेस, वेजिटेटिव फेस, एसेंट फेस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव फेस क्या चीज़ है। येलो कर लेते हैं। जोइनल फेस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेस क्या होता है, सेशन फेस होता है। देखो हर किसी की लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से गुजरता है, वो वैसे वाले फेसेस नहीं है, ये दूसरे फेसेस हैं। तो अपने क्या होते हैं, हर इंसान अपने एक एक स्पेसिफिक साइकिल के फेज से गुजरता है कि पहले तो बच्चा होगा, फिर बच्चे में चाइल्डहुड वाली फेज आएगी, फिर मैच्योरिटी फेज आएगा, ग्रोइंग फेज से बोलते हैं ना, उसके बाद फिर सेसेंट फेज आएगा, फिर देन में डेथ हो जाएगी या फिर लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लांट के केस में 3 स्टेजेस आती हैं ना। प्लांट के केस में क्या होती है, प्लांट के केस में कह सकते हो या वैसे हालांकि मैं प्लांट के केस में कहना गलत है, ऑर्गेनिज्म के केस में हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के केस में। तो ऑर्गेनिज्म्स के केस में 3 स्टेजेस क्या है वो, पहला स्टेज जुनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा सेसेंट। जुनाइल फेज मतलब अरे पहले वो बच्चा है, बालक है, फिर बच्चे से बड़ा होगा वो, तो पहले लड़कपन से बड़ा होगा वो। कैसे, इट इज अ पीरियड ऑफ द ग्रोथ इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आफ्टर इट्स बर्थ, उसके पैदा होने के बाद, एंड बिफोर इट रीच द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब रिप्रोडक्टिव में देखो यार हर चीज यहाँ ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, बायोलॉजी में मैक्सिमम चीजें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक 22 या स्पेसिफिक एज हम नहीं कर रहे, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि वो जब वो बच्चा जन्म लेता है, बर्थ के बाद वो उसका जो ग्रोइंग फेज होता है ना, उस ग्रोइंग फेज जो होता है कहां पर, मैच्योरिटी से पहले। देखो लिखा है बिफोर इट रीच द मैच्योरिटी, अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की पहुंचने से पहले पहले जितनी वो ग्रोथ कर चुका होता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव फेज जानते हो, वही 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 फेज जिसमें वो अपने, इट इज अ पीरियड व्हेन द इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब यहाँ देखो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, उसने क्या हुआ कि बिफोर इट रीच द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, अब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाएगा, और जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचेगा तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, उसमें क्या बोलेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। फिर आएगा सेशन फेज, इट इज द पीरियड व्हेन द ऑर्गेनिजम्स ग्रोज ओल्ड एंड लूजेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। देखो यहाँ क्या लिखा है कि अपनी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को खो देगा, है ना, ओल्ड एज में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, एंजाइम्स वर्क प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सेशन फेज आ जाएगा, मतलब अपनी वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लूज कर देगा। तो आपको एज इट इज बना के लिखना है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना, इस जो वीडियो है ना इसके लिंक बटन में आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आपको एज इट इज रट डालना है और ऐसे पॉइंट बना करके लिखने आने लगे, रटने की तो अब जरूरत नहीं है, पूरा अच्छी तरीके से समझाया सारी एक एक चीज़ें, है ना। स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन भी देखोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, हायर ऑर्गेनिजम्स। देखो रेड वाला लेते हैं इस पर, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखो, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाई? जो हायर ऑर्गेनिजम्स है ना, हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्यों अपनाते हैं, जबकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो, कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं जबकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारी एनर्जी बच रही है, बहुत फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सारी चीज़ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक लग रही है, आपको 2 पेरेंट की जरूरत भी नहीं है, सिंगल पेरेंट से हो जाता है, फिर भी उसके बाद भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं देखते हैं। भाई वेरिएशन लाना है, प्रोजनी आगे बढ़ानी है, बहुत और भी चीज़ें मैंने आपको सब बता चुका हूँ। ये ऑल्दो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मोर टाइम एंड एनर्जी, मानता हूँ कि सेक्सुअल प्रोडक्शन ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी लेता है। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, फिर भी हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेफर करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ना देख करके। दिस बिकॉज, क्यों, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस हेल्प इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशन। देखो आ गया ना, सारी न्यू वेरिएशंस में वेरिएशंस लाना है तो हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेना ही पड़ेगा, हमें भाई 2 डीएनए को मर्ज करना ही करना पड़ेगा, तभी हमारे में रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आएंगे इन प्रोजेनिस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए। 2 डीएनए कॉम्बिनेशन होते हैं फ्रॉम 2, यूजुअली लिखा है डिफरेंट, देखो यूजुअली डिफरेंट लिखा है, यूजुअली मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि 2 डिफरेंट पेरेंट ही हो, भाई यूजुअली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
These variation allow the individual to cope with various environment conditions and thus make the organisms better suited for the environment. और ये जो variations हैं ये हमें जो ये ताकत प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स की कंडीशन को झेलने के लिए, मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। वेरिएशन ऑल्सो लीड टू द एवोल्यूशन, वेरिएशन से एवोल्यूशन का वो बनता है, कारण बनता है। हालांकि एवोल्यूशन का जो मेन रीजन है, कोई म्यूटेशन बताता है, कोई वेरिएशन बताता है, लेकिन अभी जो मेनली है वो क्या है, वेरिएशन ही है, क्योंकि वेरिएशन धीरे 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 इकट्ठे होते जाते हैं और वो स्पीसीज अपने आप को इवॉल्व करती जाती है, ठीक है। हमारे में तो देखो कितने वेरिएशन आए, कुछ चीजें जो काम की नहीं थी वेस्टिजियल हो गई है ना, अब वो वेस्टिजियल धीरे धीरे ऐसे तो हुई, वेस्टिजियल होती एवोल्यूशन, तभी तो हम आज इतने एडवांस हैं of better organisms and therefore provide better chance of survival. और वो one on the other hand asexual reproduction does not provide genetic difference in the individual produce. देखो सारा खेल इसमें सिर्फ 3 चीजों बैठ गया है, फ्यूजन, नॉन फ्यूजन, वेरिएशन, नॉन वेरिएशन, ठीक है। बस वेरिएशन हो गया, नॉन वेरिएशन हो गया, फ्यूजन, नॉन फ्यूजन, इन्हीं 4 चीजों पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और 10वें क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी कर लेते हैं ना। अब देखो ये तो बहुत मस्त चीज आ गई है, ये तो पढ़ी भी होगी आपने, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। बताओ मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज इंटरलिंक्ड क्यों होती है। पहले तो समझो भाई मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, 5 मिनट समझ जाएंगे मुश्किल से। अब देखो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक सेल डिवीजन का तरीका है, सेल को डिवाइड करने का तरीका है। मैं देखो यहाँ शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ ना, माइटोसिस मियोसिस एक लंबा टॉपिक है तो शॉर्ट में समझाता हूँ। मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक तरीका है जिससे सेल डिवाइड करती है अपने आप को। मियोसिस में मोटा मोटा याद रखो कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, ठीक है, ये है ना। तो देखो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। अब देखो गैमेट्स बन क्यों रहे हैं, देखो भाई गैमेट्स, 2 गैमेट्स बन के फ्यूज होंगे तभी तो इंडिविजुअल बनेगा। हम क्या है, देखो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, है ना, मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस। हैप्लॉइड क्या होता है, जिसके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मतलब n होता है, अभी तो ये समझो। डिप्लॉइड क्या होता है, इस पे क्रोमोसोम नंबर 2n होता है ना, ये समझो। तो क्या है कि अब हमारी बॉडी क्या है, 2n है, अब 2n बॉडी है तो भाई अगर एक सपोज एक एक्स पर्सन एक वाई पर्सन है, दोनों क्रॉस करा रहे हो तो इसके पास 2n आएगा, इसके पास 2n आ जाएगा, तो ये तो बन के 4n हो जाएगा ना, तो पूरी प्रोजेनी खत्म होगी ना। हम तो खुद 2n है तो ये तो टेट्राप्लॉइडी होगी, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब तो फिलहाल ह्यूमंस में तो संभव नहीं है, क्या ह्यूमन के एनिमल में संभव नहीं है, ये प्लांट्स में संभव होता है, टेट्राप्लॉइडी जो बढ़ती है ना वो। तो अभी 4n हो गया तो ये संभव नहीं है, तो भाई इसको रिडक्शन हाफ करा देते हैं। तो इसकी वो हाफ किसकी वजह से होता है, वो मियोसिस की वजह से हाफ होता है। क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो भाई यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, मतलब मान के चलो हमें 46 क्रोमोसोम है ना, तो 23 इस वाले में आ गए, 23 वाले में आ गए, अब बस ये फ्यूज हो गए, फिर से एक इंसान बना दिया, 46 क्रोमोसोम, है ना। तो इसलिए मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि भाई आपको गैमेट्स बनाने हैं, गैमेट्स एन ही है, गैमेट्स हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द सेल होता है। तो जब आपको गैमेट्स बनाने हैं तो आपको रिडक्शन डिवीजन कराना पड़ेगा, और रिडक्शन डिवीजन क्रोमोसोम हाफ करने ही पड़ेंगे, और क्रोमोसोम हाफ किस में होते हैं, मियोसिस में होते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, मुझे अगर कोई लकड़ी काटनी है तो उसके लिए मुझे आरी चाहिए, अब तभी तो आरी और लकड़ी इंटरलिंक्ड हो गए ना, मुझे काटना है तो आरी चाहिए उसके लिए। तो बस वही है, गैमेटोजेनेसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने हैं तो उसके लिए मियोसिस चाहिए, बस वही लिखा है, समझा देते हैं बस जल्दी से। मियोसिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डिविजनल इन विच द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज रिड्यूस, है ना, इसमें अमाउंट ऑफ जेनेटिक रिड्यूस हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है, मैंने लिख दिया आधा हो जाता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिजम्स आर हैप्लॉइड्स, वो हैप्लॉइड्स होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड्स कंटेनिंग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, बता चुका हूँ। वाइल द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज डिप्लॉइड, जबकि जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की वो डिप्लॉइड होती है। देयरफॉर फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोजेनेसिस द जर्म सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स अंडरगो मियोसिस। देखो जर्म सेल, यहाँ जर्म सेल्स क्या होती है, 2n होती है, ये याद रखना कि हमारी बॉडी में जो जर्म सेल्स होती है ना वो 2n होती है, और जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस कहाँ होती है, बड़े जर्म सेल्स में होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द मियोसाइट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स अंडरगो 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। मियोसाइट क्या होती है, मियोसाइट वो चीज है जहां पर जिसमें मियोसिस होगी, है ना, वो सेल जिसमें मियोसिस होगी, मियोसाइट बोलते हैं उसको, है ना। ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स अंडरगो 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं
एंड सेल डिवीजन होते हैं विद अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट्स। बहुत सिंपल है, इसमें 2 बार सेल डिवाइड करता है और 2 बार न्यूक्लियर डिवाइड करता है, लेकिन डीएनए सिर्फ 1 बार डिवाइड करता है ना। देखो मान के चलो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो इधर आ जाओ। कैसे? मान के चलो ये ऐसे डीएनए है ना, 2 डीएनए है ना। अब ये डीएनए क्या हो गया? अब किसी इंसान में तो पूरा एक होल डीएनए ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी कि एक ही डीएनए और ये डीएनए एक इंसान में ही चला गया, नहीं, डीएनए तो पूरा होल जाएगा है ना। मैं जब जेनेटिक पढ़ाऊंगा ना, वो आपका ये जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि वो कैसे अलग होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम हाफ कैसे होता है, डीएनए उसमें कैसे सिंगल रह जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस लेक्चर देखते रहिएगा। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये डबल हो जाएंगे, तो डबल हो के क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया डबल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये क्रोमोसोम है पूरा, ये ऐसे पूरा ये क्रोमोसोम है ना, ये पूरा ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक मिनट ढंग से बनाओ इसको। देखो ये ऐसे 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 पूरा क्रोमोसोम हो गया, और ये भी एक पूरा क्रोमोसोम हो गया है ना। अब इसमें एक डीएनए ये आ गया और एक ये डीएनए आ गया, तो डीएनए डबल हो गया, ठीक है। अब डीएनए डबल हो गया तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों आपस में ऐसे टूट जाएंगे। जब ये टूट जाएंगे आपस में, अभी आपस में ऐसे टूट जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, तो एक डिवीजन तो ये हो गया। इसमें क्या हो गया, डीएनए अलग हो गए, है ना। तो अब इसमें तो डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए चला गया ना, ऐसे कर इसमें भी डिप्लॉयड, इसमें भी डीएनए, जब डीएनए रेप्लिकेशन होकर डबल हुआ ना, तो इसमें डीएनए चला गया दोनों में। अब ये जाके आगे चल के एक बार और, ये पूरी सेल है, ये आपकी पूरी सेल आ गई। अब ये आगे चल के एक बार और डिवाइड कर देंगे, जिसमें डीएनए पूरा ऐसे आ जाएगा, ये 4 सेल बन जाएंगी, और ये ऐसे ऐसे करके डीएनए पूरा आ जाएगा, है ना, बस। तो ये क्या होता है कि अंदर का डीएनए डबल होता है, ये वाला, ये डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए एप्लीकेशन होकर डबल हो जाता है। क्रोमोसोम एज इट इज रहता है, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम 4 हो गए, नहीं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था ना, वैसे परसिस्ट रहता है, बस डीएनए डबल कर जाता है अंदर का, ठीक है। अब डीएनए डबल किया तो अभी ये सेल डिवाइड कर गया आपस में, बीच में तो 2 बन गई, ठीक है। अब अंदर का डीएनए डबल है, तो इसको काटा तो फिर ये 4 बन गया, ठीक है। तो ये चलती है न्यूक्लियर साइकिल। अब क्वेश्चन में 11 देखते हैं, बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन फ्लोरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब देखो आ गया हैप्लॉइड, और वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है ये देख लेते हैं। तो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड 2n। अब ओवरी क्या है भाई, साफ साफ यहाँ भी दिख रहा है, देखो तुम्हें ओवरी क्या है, 2n है, यहीं से देख लेते हैं। ओवरी 2n है, एंथर क्या है, 2n है। देखो जो चीज रिडक्शन से डिवीजन से बनेगी वो n होगी, और जो चीज नहीं बनेगी, जो चीज डायरेक्टली प्लांट से या सीड से ग्रो करेगी वो 2n होगी। तो ओवरी क्या है, सीधा प्लांट में रहती है, तो क्या है ये 2n। एंथर भी प्लांट से 2n। एग क्या होता है, ये भी 2n होता है भाई। हाँ देखो यहाँ पर ये क्या है, अगर एग फर्टिलाइज्ड एग है, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइज्ड एग, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा 2n। अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड एग की, मतलब ये हैप्लॉइड एग कहाँ पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हैप्लॉइड एग पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, n होता है। लेकिन फर्टिलाइज्ड एग की बात करूं तो 2n होता है। पॉलन क्या होता है, n होता है ना। पॉलन क्या होता है, देखो यहां से देख लो, ये 2n है, ये 2n है, ये n है, मैंने बता दिया फर्टिलाइज्ड और हैप्लॉइड। पॉलन पे क्या n है, मेल गैमेट पे क्या होता है, n है, और जाइगोट तो 2n होता है, क्योंकि जाइगोट किससे बनता है, फ्यूजन से बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है 12th क्वेश्चन पे, अब देखो क्या लिखा है, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिसएडवांटेज तो होगा। अब जाहिर सी बात है, एक बार बताओ, तुम अपने जो तुम्हारे खाने की चीज़ें हैं, मान के चलो घर में ऐसे रहते हो, तो कोई खाने की चीज़ है, लड्डू वड्डू कोई मम्मी ले गई, तो उसको तुम बाहर ले जाके रख दोगे, तो भाई कोई ना कोई आके खा जाएगा ना, उसको ले जाएगा, तुम्हारा छोटा भाई आके खा जाएगा उसे, कोई भी है ना, XYZ उठा के, बिल्ली खा जाएगी उठा के, है ना। तो अगर तुम चीज़ों को बाहर रख दोगे अपनी, तो कोई भी खा जाएगा। लेकिन अगर चीज़ों को प्रोटेक्ट करके अलमारी में तुमने ताला ला के रख दिया, भाई अब खा के दिखाओ, चाबी हमारे पास है, छुपा के रख दी चाबी, तो अब उसे कोई टच नहीं कर सकता। तो एक एडवांटेज हुआ ना तुम्हारे पास, कि एक तो तुम्हारी चीज़ ओपन थी और एक चीज़ अंदर तुमने कैद कर रखी है, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच बन गया ना, कि भाई उसे थोड़ी ना अलमारी तोड़ के लड्डू निकालेगा, इतने में लड्डू नहीं हुआ इतने मम्मी मार देगी उसे। तो देखो अब वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है, ये याद रखना,
क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का बाहर होता है एक्सटर्नल मीडियम में। अब एक्सटर्नल मीडियम क्या हो सकता है भाई, वाटर भी हो सकता है ना, जनरली एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, वाटर ही होता है, वाटर हो सकता है और भी डिफरेंट चीज़ होती है, जनरली वाटर लिखा है इन्होंने देखो। अब एक से एग्जांपल फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, एग्जांपल याद रखो इसके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल किसमें होते हैं, फिश में होता है, फ्रॉग्स में होता है और स्टारफिश में होता है। हालांकि एक ग्रुप तुम्हें याद होने चाहिए थे, फ्रॉग्स किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है, तो एम्फीबियंस में क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखो। और किस में आता है, एल्गी में याद रखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एल्गी। और किस में आता है, ये याद रखो, फंजाई में याद रखो, फंजाई में आता है, ठीक है ना, पीसीज में आता है, पीसीज में हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। और ये सब में इकाइंड्रोमेटा में हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इकाइंड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन 12th क्लास से बात है। तो अभी अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको छोड़ो ये सब याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, फंजाई याद रखना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में फंजाई का जिक्र है ना, फंजाई याद रखना है। एल्गी में याद रखना है, अभी 12th क्लास के एनसीईआरटी में जिक्र है, एल्गी याद रखना है, फंजाई, एल्गी और फिश। भाई देखो फंजाई और एल्गी तुम्हें याद ही रखना है कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, आर सम ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिसएडवांटेज क्या है ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग हैव लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब एक बताऊं, देखो क्या होता है, फ्रॉग की बात कर लेते हैं, ये मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, आपस में मेट कर रहे हैं। तो मेल फ्रॉग क्या करता है, स्पर्म छोड़ देता है बहुत सारे, और फीमेल फ्रॉग बाहर एग छोड़ देती है, रिलीज कर देती है। अब ये पानी है, पानी में एग घूम रहा है, फीमेल के फ्रॉग घूम, फीमेल के एग घूम रहा है, मेल का स्पर्म घूम रहा है। अब चांसेस कम है कि वो आपस में फर्टिलाइज कर जाएं, क्या पता तेज बहाव से वो ये एग और ये अलग अलग हो जाएं, है ना। तो चांसेस कम है कि उनके फर्टिलाइजेशन हो जाए एग्जैक्टली। तो पहली डिसएडवांटेज क्या है कि चांस कम है, लेस चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। दिस कैन लेड टू वास्टेज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और भाई फीमेल लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करती है, अगर एक एग प्रोड्यूस करेगा तो फिर वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाए, किसी उसमें चला जाए, क्या कहते हैं, कोई प्रेडेटर खा ले उस एग को, कुछ भी कर ले। तो एक इस चीज को ना खत्म करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर लार्ज नंबर ऑफ एग से लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, लार्ज एनर्जी कंज्यूम होती है, तो बहुत डिसएडवांटेज है। तो फिर फर्टिलाइजेशन का भी ऐसा चांस रहता नहीं कि वो हो ही जाए, भाई प्रेडेटर ने खा लिया, कभी कहीं अटक गया, तो ऐसे करके दिक्कत होती है। अब क्या है देखो, फर्दर देर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर, प्रॉपर पेरेंटल केयर भी नहीं होती भाई, क्योंकि आप देखो माँ बच्चे को बहुत आराम से संभाल लेती है, प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं होती, पता चले फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, एग बाहर पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, वो क्या करते हैं, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद एग को ना अपने पीठ पे ऐसे लगा लेते हैं, या फिर किसी एक जगह पे, अच्छी जगह पे वहाँ एग को चिपका देते हैं, फिर वो कहीं इधर घूमने चले जाते हैं। अब क्या कोई प्रेडेटर आएगा उन एग को खा लेगा, तो कोई पेरेंटल केयर नहीं है ना अच्छी सी। लेकिन अब जो हमारे जो फीमेल की बॉडी में बेबी होता है, तो फीमेल की बॉडी में 9 मंथ तक रहता है ना, जब तक वो अपने आप से थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तो 9 मंथ तक फीमेल की बॉडी में रहता है, तो पूरी पेरेंटल केयर है ना, कोई भी बाहर की आवरण, कोई बाहर से धूल मट्टी डस्टिंग वस्टिंग कुछ भी है, तो वो फीमेल की बॉडी सहन कर रही है, वो पेट में बच्चा जो है वो सेफ है। तो वही है कि पेरेंटल केयर अच्छी मिल जाती है, सॉरी अच्छी नहीं मिल पाती है इसके अंदर, जो कि लो रेट होते हैं, सर्वाइव इनकी सर्वाइबिलिटी क्या होते हैं, लो रेट होते हैं। अब चलो आगे वाले क्वेश्चन में, 12th बस हो गया, 17 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। अब देखो ये पढ़ लेते जल्दी, है ना। आ जाओ, डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ूस्पोर एंड ज़ाइगोट। ज़ूस्पोर में और ज़ाइगोट में डिफरेंट क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ूस्पोर ज़ाइगोट में डिफरेंट क्या है ना। तो देखो डिफरेंस क्या है ज़ूस्पोर और ज़ाइगोट में, ज़ूस्पोर इज अ मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, ज़ूस्पोर क्या है, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। तो एसेक्सुअल स्पोर मतलब फिर इसको इसकी 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 प्लॉइडी क्या हुई, एंड, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, देखो दैट यूटिलाइज द फ्लैजिला ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो ज़ूस्पोर क्या है, मोटाइल है, एसेक्सुअल वो है, स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है, याद रखना एसेक्सुअल, और ये फ्लैजिला का यूज करता है मूवमेंट के लिए, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन। अब पढ़ते हैं हम जाइगोट। जाइगोट क्या है, जाइगोट तो दुनिया जानती है भाई, फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट फ्यूज, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हुए जाइगोट बन गया। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, और जाइगोट ज़ूस्पोर की प्लॉइडी n। जाइगोट इज अ नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है, डिप्लॉइड सेल होती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का रिजल्ट है कौन, जाइगोट। अच्छा एक सेक्सुअल प्रोडक्शन, एक सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्म होता है कि नहीं होता, बताओ। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म होता है कि नहीं होता, नहीं होता ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म, क्यों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली कंडीशन ये है कि वहां पर फ्यूजन नहीं होगा, और जाइगोट बनने के लिए फ्यूजन होना चाहिए ना। अब चलते देखो पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, बस खत्म हो गया, लास्ट टर्न पे है।
डिफरेंशिएट बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो आगे पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट के आगे की। पहले गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, अब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूज करेंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट आगे चल के डेवलप हो क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा। फिर अब तो जाइगोट से एम्ब्रियो तक की, एम्ब्रियो से आगे तक की जर्नी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट बनने के बाद के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखो पढ़ो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम डिप्लॉयड मियोसाइट्स। मियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये पढ़ लिया। एम्ब्रियोजेनेसिस, इन दिस प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक, हाँ देखा आगे ना बात, माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। हाँ एक चीज देखो, हमारे पास जाइगोट है, अगर मुझे जाइगोट की डिप्लॉयड क्या है 2n है, अब मुझे उसे आधा करना है, मियोसिस करूंगा माइटोसिस करूंगा, बताओ। अगर जाइगोट है मैं उसको आधा करूंगा तो क्या क्या करूंगा, हम जाहिर सी बात है उसके अंदर मियोसिस करेंगे। उसकी प्लॉइडी को अगर जाइगोट को n और n में कन्वर्ट करना है तो 2n है ना, जाइगोट 2n है, अब उसमें n और n में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम उसमें मियोसिस करा देंगे, उसे n और n में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि मैं जाइगोट में मियोसिस नहीं करवा रहा हूँ, मुझे जाइगोट से ही आगे बड़ा प्लांट बना लेना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, माइटोसिस कराऊंगा। माइटोसिस अभी मोटा मोटा पढ़ लो, माइटोसिस एक ऐसी विधि है जो सेल को आधा नहीं करती है, उसको आधे आधे भाग में डिवाइड करती है, इक्वल डिवीजन करती है, डिवीजन करती है लेकिन इक्वली करती है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या सब में सेम रहती है, हाफ नहीं होती है ना। ऐसा ही 23 इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें भी 46, इसमें अब पता चले ये मेरा हाथ है, पता चले इस वाली उंगली के अंदर 23 क्रोमोसोम है, इस वाली उंगली में 46 क्रोमोसोम है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी हर बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी बनी किससे, माइटोसिस से। तो बस इतना ही है, याद रखो कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। चलो अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, सारा सारा चैप्टर पढ़ने की, जो चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन लगा लो और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन ना पुट अप हो, 101% लिख के दे रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन 101% इसी में से क्वेश्चन आएगा पूरा। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बताओ। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन 101% आ ही सकता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। बोल रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बताओ। पहले तो गैमेटोजेनेसिस आती है, फिर फर्टिलाइजेशन आता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। तो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया कि मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन के बाद के आगे की, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या करते हैं देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन बता दिया, अब आगे बताते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। और सेवरल टाइम डिवाइड किससे करता है बेटा, ये बताया मैंने, माइटोटिक डिवीजन सेवरल टाइम डिवाइड करता है ना। देखो ये जितने जितने क्वेश्चन है ना, जितनी बार उन क्वेश्चन को सुनोगे ना, सब में सेम चीज है सारी सारी, ऐसा कोई नहीं है कि मैं अलग से कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैं ये चीज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा के आया हूँ तुम्हें, तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही रटने की जरूरत है, बाकी सब तुम अपने आप ही लिख लोगे बना बना के, बस पॉइंट में लिखना है, बस इतना है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड्स। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है ना, वो क्या बनाता है, सीड फॉर्म करता है ना। द सीड कंटेन एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है, जो वो होता है ना उसका बीज, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है ना। पढ़ा होगा तुमने पूरा सीड्स और इन सब के बारे में 11th क्लास में। एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम कॉल्ड बोलते हैं सीड कोट, है ना। जो सीड होता है, देखो जो एक ये सीड होता है ना, इस पे एक सीड कोट क्या होता है, इस पे एक सीड की कवरिंग होती है, ये रही सीड की कवरिंग है ना। ये आ गया सीड कवर, सॉरी सीड कवर मैं अच्छे कलर से बनाता हूँ। ये आ गया क्या, सीड कवर आ गया, ये ना, ये हमारा क्या हो गया, ये सीड का कवर आ गया, है ना। अब देखो सीड कवर अच्छा बनेगा, ये क्या बन गया, सीड कवर बन गया, ये बन गया सीड कवर, है ना। अब इस सीड कवर में क्या होगा, ये एक छोटा सा एम्ब्रियो होगा, है ना। ये एक छोटा सा क्या है, एम्ब्रियो है। तो ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियो है, ये क्या हो गया, सीड है, और ये क्या हो गया, सीड कोट है, सीड कोट, है ना। तो दिख रहा है, ये एम्ब्रियो आ गया, ये सीड सीड आ गया, और ये सीड कोट आ गया। तो भाई सीड कोट किस लिए काम आता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग के लिए काम आता है, ताकि प्रोटेक्ट रहे चीजें।
सीड ग्रो फर्दर एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स वाइदर एंड फॉलो। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम्हारी जो सीड है ना वो ग्रो करेगा और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स है ना वो विदर एंड फॉल ऑफ हो जाएंगे। जो दूसरे फ्लोरल पार्ट वो गिर जाएंगे और फॉल ऑफ। क्यों भाई, क्यों फॉल ऑफ हो जाएंगे? अरे वो फ्लोरल पार्ट्स भी तो एनर्जी खर्च करेंगे ना, तो वो एनर्जी खर्च क्यों करना है? हमें तो सीड से प्लांट बनाना, नया प्लांट बनाना, तो वो एनर्जी खर्च नहीं होकर सीड ही अपने आप में पूरा कंज्यूम कर ले। इसी वजह से ये सारे जब ग्रो करता है सीड तो जितने फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना विदर एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ ओवरी, और जिससे हम ओवरी ग्रो होती है, विच एनलार्ज एंड राइपन्स बिकम फ्रूट विद अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। अब बस खत्म बात। फिर क्या होता है, वो सारे के सारे जो वो होते हैं ना, जो सीड जब ग्रो करता है फर्दर तो जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना उस पर वो गिर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ओवरी ग्रो होती है, और ओवरी क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है और पक जाती है ना। हम जो ये खाते हैं ना ये सब क्या है, ओवरी है, ठीक है। ओवरी पक जाती है और पकने के बाद क्या है, फ्रूट्स बन जाती हैं और उस पर कवरिंग आती है, इसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक। बस ये जो तुम्हारा ना ये इंट्यूगमेंट, इस पे देखो तुम ओवरी ऐसे देखोगे ना, ये देखो ये ऐसे क्या देखा होगा ना, इस पर ऐसे कवरिंग होती है, ये इंट्यूगमेंट की ऐसे कवरिंग होती है, देखो ऐसे ऐसे देखा होगा तुमने, ये कवरिंग होती है। तो ये क्या बनता है, ये पेरिकार्प बनता है। जो छिलका होता है ना, तुम देखते हो ना छिलका, ये पेरिकार्प बन जाता है। ये क्या बनता है, फ्रूट बन जाता है। तो एक चीज यहाँ देखो मोटा मोटा याद रखना है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में, और ओवरी कन्वर्ट किसमें होती है, फ्रूट में। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, आप पढ़ लेना जाकर, खोज लेना कहाँ लिखी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद इन द हेल्प योर टीचर्स फाइंड अ कंप्लीट। अब देखो पढ़ लो। अ फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल प्रोपर्टिव स्ट्रक्चर, स्टैमेंस एंड पिस्टिल, इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होता है, वो फ्लावर यानी जो वो फ्लावर जो मेल और फीमेल दोनों को ही कंटेन करे उन्हें क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं, जिसमें या तो आइदर मेल का वाला पार्ट हो या आइदर फीमेल वाला पार्ट हो, लेकिन वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब इसके हमारे एग्जांपल याद रख लो। वाटर लिली हो गया है ना, जो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं वही याद रखो। रोज हो गया है ना, वाटर लिली हो गया, रोज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, पिट्यूनिया हो गया है ना, पिट्यूनिया एक फ्लावर होता है, मस्टर्ड हो गया है ना सरसों का, और हिबिस्कस हो गया है ना, ये सब आपको याद रखने हैं। अब देखो, एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर ऑफ एनी कुकरबिट प्लांट, है ना, कुकरबिट प्लांट। कुकरबिट क्या है, कुकरबिटेसी एक फैमिली है ना, कुकरबिट प्लांट, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर। डू यू नो अदर प्लांट्स दैट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? देखो ये एक चीज याद रखना, जो ये कुकरबिटा प्लांट है ना, कुकरबिट प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अब देखो मैं इस चीज़ का एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज़ का, कि जो कुकरबिटे का प्लांट है ना वो क्या करता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करता है। क्या है, कुकरबिट प्लांट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन करको और लिख लो कि कुकरबिटा, अभी हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ लिए थे ना, मस्टर्ड था, हिबिस्कस था, रोज था, है ना, ये सब थे, तो बाइसेक्सुअल थे। लेकिन कुकरबिटा कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, हैव आइदर स्टेमन और पिस्टल। उसका या तो स्टेमन होता है पिस्टल। द स्टेमन फ्लावर बियर्स ब्राइट येलो और कलर्ड पेटल्स अलॉन्ग विद स्टेमन्स दैट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो ब्राइट, ये जो ना ये मेल रिप्रोडक्टिव, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो ना ये वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है ना, जो ब्राइट कलर का होता है। On the other hand, pistillate flower bear only the one pistil representing the female structure. Other examples of plants of unisexual flowers are corn, पपाया, कुकुम्बर। ये देखो इससे ना तुम याद रख लेना, ये जो है ना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, कहाँ किस किस से पाए जाते हैं, कुकुरबिटा में पाए जाते हैं, पपाया में पाए जाते हैं, कॉर्न में पाए जाते हैं, कुकुम्बर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना इस चीज को। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कंप्लीट कर लेते हैं। Why are offspring of oviparous animals are at a greater risk as compared to the offspring of viviparous animals? देखो बता चुका हूँ, ओविपेरस एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ओविपेरस एनिमल जो एज ए चाइल्ड को बर्थ देते हैं ना, तो ओविपेरस एनिमल में क्या अंडे हैं। अब अंडे तुम्हें पता है कहीं रख दो बाहर, या तो अंडे तो वो लेंग किसी नेस्ट में तो ले करते हैं, किसी नेस्ट में अंडे मतलब देते हैं ना, तो क्या होता है कोई प्रेडेटर आकर उन्हें खा जाता है उन अंडों को, है ना, तो एक सबसे बड़ा रिस्क तो वो होता है। विविपेरस में क्या होता है, वो अंदर होता है, बॉडी के अंदर रहता है, और उससे पेरेंटल केयर अच्छी मिल जाती है, इस वजह से उसके पास रिस्क कम होता है बाहर एक्सटर्नल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ ही जाता है। ओविपेरस एनिमल्स ले एग आउटसाइड द एनवायरनमेंट। और फिर हाँ एक चीज़ और, फिर बाहर जैसे कि मान के चलो बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश के साथ बह गए भाई वो अंडे उसके, है ना,
और बहुत तेज हीट पड़ गई तो अंडे सूख गए, डिहाइड्रेट हो गए, तो वो सब भी कंडीशन है हीट रेजिस्टेंस ये सब। देखो एज अ रिजल्ट द एग्स ऑफ दिस एनिमल्स आर अंडर कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ द वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर। मतलब अगर वो जो है ना ओविपेरस एनिमल्स अंडों को बाहर देते हैं, बॉडी के बाहर छोड़ते हैं ना, इसी वजह से क्या होता है कि वो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से जो अंडे होते हैं ना बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के लगातार संपर्क में आते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ एग टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इन बॉडी के अंदर ही होते हैं जो एग का डेवलपमेंट होता है ना। देखो लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एग्स, एग्स का डेवलपमेंट विविपेरस में इनसाइड द बॉडी होता है द फीमेल की। हैंस द ऑफस्प्रिंग ऑफ द एग लेइंग ऑफ और ओविपेरस एनिमल्स इज एट ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस व्हिच गिव द बर्थ टू द यंग वंस, है ना। तो थैंक यू बच्चों, एक सेकंड सर। तो पढ़ाई करते रहिए ना बच्चों अपने आराम से और नॉर्मल रहिए, और जितना हो सके इस सर्दियों में खूब मेहनत करिए पढ़ाई के अंदर, ठीक है। नमस्कार।